बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसका पास्ट और प्रेजेंट में उसका क्या यूज़ हो रहा है वो बताऊंगी, और उसके साथ साथ आगे उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिस तरह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इनको भी एक्सप्लेन करूँगी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ आती है कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका पर्पस डाटा को एंटर करना एज एन इनपुट, उसके बाद उसको प्रोसेस करना और एक आउटपुट जनरेट करना जो हमारे पास रिजल्ट की फॉर्म में आ जाती है, और उसके बाद वो उसको स्टोर भी करता है। कंप्यूटर का बेसिक पर्पस ह्यूमन हेल्प है, इंसानों की मदद करना कंप्यूटर का बेसिक पर्पस है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंसान से नहीं हो रहे होते, उस चीज़ के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था। कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी फॉर्म पे वर्क करता है, 0-1 फॉर्म के ऊपर, और इसका बेसिक पर्पस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। पहले टाइम के अंदर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते थे, जल्दी गर्म हो जाते थे जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते थे। बट आजकल के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप करती गई है, कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए हैं और हमारे लिए ईजी टू कैरी भी हो गए हैं। अब बेसिकली कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल होती हैं। डिस्कस करेंगे बारी बारी। कंप्यूटर के बारे में अब हमने पढ़ लिया। अब हम कंप्यूटर की टाइप्स के ऊपर आते हैं। कंप्यूटर की टाइप्स में सबसे पहले टाइप हमारे पास बेसिकली इसकी 3 तरह की टाइप्स आती हैं, एनालॉग, हाइब्रिड एंड डिजिटल। सबसे पहली टाइप है हमारे पास एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो कंटिन्यूस सिग्नल्स पर हमारे वर्क कर रहे हों, जैसे ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड्स में यूज़ होते हैं। एनालॉग क्लॉक्स भी होती हैं हमारे पास। इसी तरह डिजिटल जो डिजिटली वर्क कर रहे हों, जैसे हमारे पास ऊपर नंबर शो हो रहे होते हैं 1 to 100, इस किस्म के नंबर्स में हमारे पास चीज़ें शो हो रही हों, वो डिजिटली आता है, डिजिटल वॉचेस। इसके बाद तीसरी जो टाइप आती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर की होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास एनालॉग और डिजिटल का मिक्स है। इसके अंदर दोनों तरह की होती हैं, एनालॉग भी होता है और कुछ पार्ट इसके अंदर डिजिटल का होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं कैलकुलेटर्स, थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर डिवाइसेस। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं वो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर का बैकग्राउंड क्या है, इसको किसने इन्वेंट किया, किस तरह से इन्वेंट हुआ, क्यों इन्वेंट किया, पर्पस क्या था और वर्किंग क्या है इसकी। उन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे। फिर हम प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। Assalamualaikum. My name is Hira Khan. Today my topic is history of computer. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्यों इजाद हुआ, कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पेश आई, किस पर्पस की बेस पे हमने कंप्यूटर इन्वेंट किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो से पहले ही कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी स्टोन्स, बोन्स के ज़रिए। स्टोन्स और बोन के ज़रिए हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे मल्टीपल। बट जब हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी थी, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने थे, तो वो स्टोन्स या बोन्स के थ्रू नहीं हो सकते थे। स्टोन्स और बोन्स के ज़रिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से फर्स्ट कंप्यूटर अबैकस इन्वेंट किया गया 600 BC में, ताकि हम मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। वो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता था कि हमने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं या नंबर ऐड करने हैं तो हम उसको यूज़ करते थे। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 टू 1964। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 1975। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 टू प्रेजेंट। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो आज भी अवेलेबल है और इससे आगे भी ये कब तक अवेलेबल रहेगा इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास सबसे पहले है अबैकस। अबैकस वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज अराउंड 4000 ईयर अगो. It's a wooden rack with metal rods with beads attached to them. The abacus operator moved the beads according to certain guidelines to complete arithmetic computation. जो abacus है वो 4000 साल पहले
किसी चाइनीज़ ने इन्वेंट की थी। ये एक वुडन रैक होता है जिसमें रॉड्स होते हैं मेटल के, जिसमें बीड्स अटैच होते हैं। वो जो बीड्स हैं, वो जो अबेकस का ऑपरेटर है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन उसको ऑपरेट करता है, आगे पीछे करता है और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है। वो इन बीड्स के ज़रिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है अबेकस। अब हम देखते हैं अबेकस की वर्किंग। Type has 13 vertical rods corresponding to place values. On the classical abacus, the lower deck has 5 beads on each rod, and the upper deck has 2. The decks are divided by a horizontal bar. I consider the 5+2 type to be the easiest for beginners. On a 5+2 abacus, you can calculate by using the exchange method. I will demonstrate that later. On the modern type 4+1, the lower deck has 4 beads and the upper deck has 1. If you want to calculate on this abacus type, you must learn how to use so-called complementary numbers. Many people find this difficult in the beginning, but if you want to become a fast calculator and you also want to be able to perform mental calculation, you will eventually have to learn this technique too. For the rightmost rod, the value of the beads on the lower deck are 1. On the next rod, the beads on the lower deck are worth 10, and on the next rod, 100, and so on. The upper beads are worth 5, 50, 500. That means that every upper bead is worth 5 of the lower beads on the same rod. When a bead is moved towards the bar, it's considered counted. For example, if a bead on the upper deck and 2 beads on the lower deck of the rightmost rod are moved towards the bar, you will have 7. To show how it works, I will count up to 500 on the classical abacus. 1, 2, 3, 4, 5. I exchange 5 1 beads to 1 5 bead. 6, 7, 8, 9, 10. I exchange 5 1 beads to 1 5 bead, and I exchange 2 5 beads to 1 10 bead. 20, 30, 40, 50. I exchange 5 10 beads to 1 50 bead. 60, 70, 80, 90, 100. I exchange 5 10 beads to 1 50 bead. 2 50 beads will be exchanged for 100 bead. 200, 300, 400, 500, and I exchange 500 beads to 1 500 bead. अब हमने अबेकस की वर्किंग देख ली है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट है हमारे पास नेपियर्स बोन। John Napier devised Napier's bone, a manually operated calculating apparatus. जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन इन्वेंट किया था जो कि मैनुअली ऑपरेट करता था और डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था। फॉर कैलकुलेटिंग दिस इंस्ट्रूमेंट यूज 9 सेपरेट आइवरी स्ट्रिप्स बोन्स मार्क विद न्यूमेरिकल्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये इसमें आयरन की कुछ स्ट्रिप्स होती थी, बोन्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे होते थे जिनकी हेल्प से वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के टास्क परफॉर्म करता था। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू कैलकुलेट यूजिंग द डेसिमल पॉइंट सिस्टम। ये पहला ऐसा कंप्यूटर या पहली ऐसी मशीन इन्वेंट की गई थी जो डेसिमल पॉइंट सिस्टम को भी कैलकुलेट कर सके। Wooden or bone rods with figures engraved on them. Numbers are formed using these rods and then calculations carried out on them in a straightforward way. Let's see how Napier's bones can be used to solve a multiplication problem. Say we want to multiply 243 by 6. First we take the number rods 2, 4 and 3 and put them next to each other to form the number 243. Then we put another bar called the index rod marked with the numbers 1 to 9 to the left of the rods showing 243. To do our calculation, we focus on the intersection of the number 6 on the index rod and the number 243 shown by the other rods. When we add the numbers in the boxes separated by lines in the intersection from top to bottom, the result comes out.
course, you might say it's easier to multiply 243 by 6 in the usual way rather than using the bones. But the advantage of using Napier's device becomes more obvious when we need to multiply big numbers. For example, suppose we want to multiply 71,859 by 49. First, we create the number 71,859 with the rods and place the index bar on the left. As in our earlier example, we add the numbers in the boxes step by step from top to bottom, as shown by the intersection of rods 4 and 9 to get the result. Using Napier's bones, the calculation is easy. अब आपने नेपियर्स बोन की वर्किंग देख ली। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास थर्ड है पास्कलाइन। पास्कलाइन वॉज इन्वेंटेड इन 1642 बाय बेस पास्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर। पास्कलाइन जो है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ने इन्वेंट किया था 1642 में। इट इज़ थॉट टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। ये पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था हमारे पास। इट वॉज अ वुडन बॉक्स विद गेयर्स एंड व्हील इनसाइड। ये एक लकड़ी का डब्बा था जिसमें गेयर्स और व्हील्स थे। गेयर्स और व्हील्स के थ्रू हम इनको इनपुट देते थे और वो फिर हमें कैलकुलेट करके उसका आउटपुट देता था। Calculator is a series of input dials and output windows. Each input dial is divided into 10 parts by a set of spokes. A digit is entered into the machine by placing a stylus between the appropriate spokes and rotating the wheel clockwise until a metal stop is reached. Entering several numbers consecutively causes their sum to be displayed in the output windows. The values stored in the Pascaline must be cleared before a new series of additions can be performed. Clearing is done by setting all the accumulators to 9 and then adding 1 to the lowest order digit. Setting each accumulator to 9 can be accomplished by inserting the stylus between two specially marked spokes and turning the input dial all the way to the metal stop. Adding 1 to the lowest order digit causes a carry to ripple all the way down the machine, and zeros appear in every output window. जब आपने पास्कल लाइन की वर्किंग देखी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फोर्थ है हमारे पास डिफरेंस इंजन। इन द अर्ली 1820s चार्ल्स बेबेज क्रिएटेड द डिफरेंस इंजन। 1820 के अर्ली ही कुछ सालों में चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उसने डिफरेंस इंजन बनाया। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर डैट कुड डू बेसिक कंप्यूटेशन। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो बेसिक कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करके देता था। इट वॉज अ स्टीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल टेबल्स सच एज लॉगरिथम टेबल्स। ये एक स्टीम पावर्ड था, ये इसमें से धुआं निकलता था और ये हमें न्यूमेरिकल टेबल्स वगैरह लॉगरिथम जैसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देता था।
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में 5th नंबर पे हमारे पास आ रहा है एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज क्रिएटेड another calculating machine, the analytical engine, in 1830। चार्ल्स बेबेज ने ही कैलकुलेटिंग मशीन एक और बनाई जिसको नाम दिया एनालिटिकल इंजन का in 1830। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट टुक इनपुट फ्रॉम पंच कार्ड। ये भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि पंच कार्ड के ज़रिए इनपुट हमसे लेता था। इट वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये कोई भी किसी भी किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इश्यूज को सॉल्व कर सकता था। एंड स्टोरिंग डाटा इन अ इनडिफाइंड मेमोरी, और ये अपनी मेमोरी में उस डाटा को स्टोर भी कर लेता था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट हमारे पास टेबुलेटिंग मशीन। An American statistician, Herman Hollerith, invented this machine in the year 1890। एक अमेरिकन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मशीन 1980 में इन्वेंट की। टेबुलेटिंग मशीन वॉज अ पंच कार्ड बेस्ड मैकेनिकल टेबुलेटर। जो टेबुलेटिंग मशीन वर्क करती थी वो पंच कार्ड पे वर्क करती थी। हम इसको डाटा पंच कार्ड के ज़रिए देते थे। इट कुड कंप्यूट स्टैटिस्टिकल एंड रिकॉर्ड और स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन। ये स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिक दोनों डाटा स्टोर करती थी और इन्फॉर्मेशन स्टोर करती थी। हॉरेथ बिगन्स मैन्युफैक्चरिंग दीज मशीन इन हिज कंपनी। जो ये साइंटिस्ट थे वो अपनी ही कंपनी में इन मशीन्स को मैन्युफैक्चर करते थे, विच अल्टीमेटली बिकेम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इन 1924। जो कि आके जाकर 1924 में एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के नाम से सामने आई। What did it do? It provided a more organized way and a faster way of processing information. A large data sheet would be marked. It was organized into a matrix. The matrix in turn would be processed so that a punched card could be used. How was the card punched? A machine like this one, an operator would take a look at the data sheet, place a card in here. If there was a mark on the sheet, it would push down, punch a hole in the card. Then you'd take the card and you'd put it in a reader. 80 spring-loaded pins electrically connected to the counters on the machine above. You put the card underneath, press it down. There was a bed of mercury underneath. Mercury is a liquid metal that provided the ground for the electrical circuit. There was a hole, pin went through, completed the circuit, and the counter would advance. Each counter number being part of the information being collected. Lift the handle up. Where do you put the card? This is an organizer, a sorter, if you will. Pop up because of an electromagnet relay. The operator would take the card and stick it in the box that was open. No decisions had to be made. Simply put the card in, press the handle down, lift the handle up, put the card into the open box. Was it good? नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास आता है डिफरेंशियल एनालाइजर। वेनर बुश इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, द डिफरेंशियल एनालाइजर, इन 1930। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनाया था in 1930. This machine is made up of vacuum tubes that switch electric impulses in order to do calculation. ये मशीन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करती थी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। इसमें ये इलेक्ट्रिकल था तो ये वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करके देता था। इट वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 25 कैलकुलेशन इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। ये एक वक्त में 1 मिनट में 25 कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता था।
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट हमारे पास है मार्क 1। हार्वर्ड आइकन प्लान टू बिल्ड अ मशीन इन 1937। हार्वर्ड आइकन जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लान किया एक मशीन बिल्ड करने की 1937 में, डैट कुड कंडक्ट मैसिव कैलकुलेशंस, जो कि बड़े पैमाने पे कैलकुलेशंस कर सके, और कैलकुलेशन यूजिंग इनॉमरस नंबर, और हर तरह के नंबर्स के साथ वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें दे सके। द मार्क 1 कंप्यूटर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1944। जो ये मार्क 1 हमारे पास कंप्यूटर है, ये 1944 में बनाया गया एज अ कोलेबोरेशन बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। हार्वर्ड और IBM की कोलेबोरेशन के ज़रिए ये कंप्यूटर मार्ज वजूद में आया। अब हम आगे चलते हैं, कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। इनपुट वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे ना, जिस चीज़ को वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती हैं जिन्हें इनपुट का नाम दिया गया। अब जैसा कि हमने पता है कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आता है। माउस आता है, कीबोर्ड आता है हमारे पास, जॉयस्टिक आती है, स्कैनर हमारे पास आता है, वेब कैमरा आता है, माइक्रोफोन्स आते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती हैं। अब हम पहले इनपुट डिवाइसेस की एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। अब हमें पता तो चल गया कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। अब ये भी पता चल गया कि उनके अंदर आता क्या क्या है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कीबोर्ड वगैरह होते क्या हैं। कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइस है, इसका क्या काम है? इसका काम है डेटा को एंटर करना। इसके अंदर कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिक पार्ट आ जाता है, उसमें हमारे पास 1 2 3 2 ऑनवर्ड्स नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में ABCD 2 ऑनवर्ड्स एंड, और फिर कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स आते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स आते हैं, जैसे डॉलर साइन हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गए, एंड का साइन हो गया, हैशटैग्स हो गई, इस तरह की चीज़ें। फिर इसमें आ जाता है माउस। माउस का पर्पस होता है एक पॉइंट डाटा को सिलेक्ट करना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। माउस की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस हमारे पास टेप वाले माउस होते हैं, और ऑप्टिकल हमारे लेज़र के थ्रू ऑपरेट होते हैं। देन स्कैनर। स्कैनर के नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या पर्पस होगा। स्कैनर्स हमारे बेसिकली यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, और जैसे ही हम उसको स्कैन करते हैं वो हमारे डिस्प्ले पे शो हो जाते हैं। बार कोड की आप सबने एग्जांपल देखी होगी। हम अक्सर फ़ोन से उनको स्कैन करते हैं तो हमारे पास उनकी डिटेल्स शो हो जाती हैं कि ये क्या चीज़ है, इसके पीछे का क्या पर्पस है। वेब कैमरा। वेब कैमरा हमारे पास, कैमरा का बेसिक पर्पस क्या है? कैमरा का बेसिक पर्पस यही है, इमेजेस को कैप्चर करना, वीडियोस को कैप्चर करना, और वेब कैमरा भी इसीलिए ही यूज़ होता है, हमारी वीडियोस को कैप्चर करने के लिए, इमेजेस को कैप्चर करने के लिए। जॉयस्टिक एक माउस की तरह ही होती है, ये भी ग्राफिकल इंटरफेस पर ही वर्क करती है। बेसिकली ये गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है, इसका इतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं है, ये पहले ज़्यादा यूज़ की जाती थी। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट इनपुट में आ जाता है माइक्रोफोन्स आ जाते हैं। माइक्रोफोन्स जो हैं वो, उनका काम ये होता है कि हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करना, वीडियो के अंदर हमारी प्रॉपर वॉइस आ रही हो, तो ये भी इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। अब जैसे हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली, हमें पता चल गया कि उनका क्या पर्पस होता है। कोई ना कोई डाटा एंटर किया हमने कंप्यूटर के अंदर, जो कि प्रोसेस हुआ। जब वो प्रोसेस हो गया तो अब उसका कोई रिज़ल्ट जनरेट होगा, उस रिज़ल्ट को हमने आउटपुट का नाम दे दिया। आउटपुट जनरेट होती है आफ्टर प्रोसेसिंग का डाटा, ठीक है, जो हमने इनपुट की सूरत में कंप्यूटर को प्रोवाइड किया होता है। इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, वर्ड और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। आउटपुट की एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं मोनीटर्स, यानी कंप्यूटर स्क्रीन जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा वो डाटा शो हो रहा हो जो कि प्रोसेस होने के बाद आया है। प्रिंटर्स, जैसे हम उसके बाद उसका प्रिंट निकलवाते हैं। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड और GPS। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है डाटा को प्रोसेस करना। इसके अंदर बेसिकली मैथ्स आ जाता है, जैसे मैथ्स के कुछ ऑपरेशन और कैलकुलेशन आ जाती है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिकल में आते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन।
और लॉजिकल में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। प्रोसेसिंग डिवाइस के एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU, मदरबोर्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारा कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आता है। अभी तक हमने इनपुट पढ़ा, फिर आउटपुट पढ़ा, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ा, अब हम स्टोरेज डिवाइस पढ़ते हैं कि जो हमने सारा सिस्टम के अंदर डाटा डाला भी, उसका हमें आउटपुट जनरेट भी हुआ, वो प्रोसेस भी हुआ, तो अब वो स्टोर कहाँ पर होगा, अब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस का पर्पस है हमारे डाटा को स्टोर करना, बेसिक पर्पस उसका यही है, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज एक्सेट्रा। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी स्टोरेज आ जाती है और सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है। प्राइमरी जो होती है उसमें टेम्परेरीली हमारा डाटा स्टोर होता है और सेकेंडरी में हमारा परमानेंट डाटा स्टोर होता है। हम जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस में दो तरह की टाइप्स आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्राइमरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी वो हैं जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं और इनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है हमारे CPU तक का। उसके बाद ये भी दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, रैम और रोम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। सो अब हम रैम और रोम का डिफरेंस पढ़ते हैं। जैसे कि रैम इज़ रैंडम एक्सेस एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। सो रैम जो है वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, वॉलेटाइल भी होती है। इसमें 1 GB से लेके 64 GB तक स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ये डिपेंड करती है हमारी स्पेसिफिकेशन पे, कुछ में 32 होती है, कुछ में 64 होती है। इसी तरह रोम परमानेंट स्टोर करती है मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। इसकी रेंज 4 से 8 MB पर रोम चिप होती है, ठीक है, और ये चीपर देन रैम होती है। अब हमने प्राइमरी स्टोरेज तो पढ़ ली, उसकी टाइप्स भी पढ़ ली, रैम और रोम आता है उसके अंदर। अब हम सेकेंडरी स्टोरेज को देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी स्टोरेज है इसके अंदर हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ये भी लेस एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद ये मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी को स्टोर करती है और एक्सटर्नल मेमोरी भी इसके अंदर स्टोर होती है कंप्यूटर की। My name is Sana. My topic is software and hardware. Software is a set of instruction that instruct the computer. बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद एप्लीकेशंस होती हैं, इन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप एक्सेट्रा। एंड हार्डवेयर, बेसिकली हार्डवेयर इसके ऑपोजिट होता है, ये फिज़िकल कंपोनेंट है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। सॉफ्टवेयर इज़ डिबग इन केस ऑफ प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी हम ठीक करवा सकते हैं। इट इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व ना हो रही हो तो उसे हम दोबारा री इंस्टॉल कर सकते हैं। हार्डवेयर इज़ रिप्लेस्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, हार्डवेयर को रिप्लेस्ड किया जा सकता है अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो। सॉफ्टवेयर कैन बी अफेक्टेड बाय वायरस, सॉफ्टवेयर वायरस से अफेक्ट होता है, जबकि द हार्डवेयर कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय वायरस, हार्डवेयर पे वायरस कोई असरअंदाज नहीं करता। सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड राइटिंग यूजिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ प्रोग्राम लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमने आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, फिर हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, आगे हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े, कुछ इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस। होप सो आप सबको समझ आई हो एंड थैंक यू सो मच।